चलिए आज फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बात करनी है। हालांकि ये कोड वही है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वही कोड हमने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर भी, ताकि आप टैली कर सकें और आप अपनी बुक से उसे कंफर्म भी कर सकें। आपको एक्चुअली क्या है इसमें कि एक फॉर्म वैलिडेशन हमें करना था। मतलब जो इनपुट लिया गया है, जैसे हमने अभी तक तो ये चीजें देखी कि वैलिडेट कैसे करते हैं, लेकिन अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई इनपुट हमने लिया है और वो इनपुट हम किस तरीके से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करने पर चीजें प्रॉपरली आपकी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए पूरा यहाँ पर हमने एक HTML में अपनी फाइल बनाई हुई है और HTML डॉक्यूमेंट में पूरा इस्तेमाल किया है हमने स्क्रिप्ट टैग का। उसके अलावा हमने CSS की भी फाइल का यूज किया है यहाँ पे, मतलब कि हमने इनलाइन स्टाइलिंग भी यहाँ पर की हुई है और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना CSS और HTML के कॉम्बिनेशन से हमने एक फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म में हमने कुछ फील्ड्स ली हैं और उन फील्ड्स में हमने डेटा एंटर कराया है। पर ये फील्ड्स क्योंकि CSS का इस्तेमाल किया है तो स्टाइलिंग के लिए अपना अलग कोड लिखा है और उसी के अंदर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर और बॉडी टैग के अंदर हमने उसका अलग अपना काम किया हुआ है। वो अपना डिफरेंट हमने उसका पूरा कंटेंट दिया है। तो स्टाइलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करके एक फाइल हमने बनाई है और इसको HTML एक्सटेंशन से हमने सेव किया है। ठीक है, अब ये हमारा जो फाइल है इसको हमने बनाया है HTML के इस्तेमाल से। इसी की जब हम कोडिंग करेंगे, मतलब हम कनेक्शन देना चाहते हैं, ये तो डिजाइनिंग हमने कर दी और डिजाइनिंग करके हम इनपुट ले भी रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है जावा स्क्रिप्ट के साथ, अगर अगर जावा स्क्रिप्ट की आप कोडिंग यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी। जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना, नोटपैड में ही रहना है और यहाँ लैंग्वेज में जाकर के आप जे में जाकर के जावा स्क्रिप्ट कर देंगे और जो फाइल आप सेव करेंगे वो JS एक्सटेंशन से सेव होगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि जिस फोल्डर में आप अपना ये फॉर्म वैलिडेशन की फाइल सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर में आप अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यूज करेंगे, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है आपकी वो किस लिए यूज होगी, वो आपके कंटेंट को एक्सेप्ट करके उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए यूज की जाएगी। ठीक है, तो वो कोड हमने नहीं लिखा है, वो काफी लेंदी कोड है, आप लोग खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चीजें जैसी लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही लिख लीजिएगा और सेव सेम लोकेशन पर करिएगा। और फिर आप देखिएगा कि बिना जावा स्क्रिप्ट के जब आप यूज करते हैं, मतलब एक सिंपल HTML जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, और जब आप उसको जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग के साथ यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है, बस उतना ही आपके लिए उसमें है, बाकी और कुछ आपका नहीं है। इतना ही आप देखेंगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ। तो कोड लिख के देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है या नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो बताइएगा, तो हम लिख करके दिखा देंगे, अदरवाइज हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा हमें सीखना भी नहीं है। पर फिलहाल खैर लिखा हुआ कोड आप लिख करके ट्राई, खुद जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल हम अपने फॉर्म वैलिडेशन की बात करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन हमें करना है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम यहाँ पर अपने CSS की, क्योंकि हम इनलाइन स्टाइल कर रहे हैं, तो आपको याद होगा हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जब हम CSS के लिए लेते हैं तो एक मेटा टैग लगता है और एक लिंक टैग का यूज करते हैं। नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट है, फिर कंटेंट में आप विड्थ डिवाइस विड्थ देते हैं और इनिशियल स्केलिंग 1.0 रखते हैं। फिर यहाँ पर आप मेटा आप लेके आते हैं और उसमें आपने यहाँ पे यहाँ लिखना है आपको, ये आप क्योंकि कंपैटिबिलिटी बना रहे हैं, कंपैटिबिलिटी इन द सेंस कि आप इसको जावा स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा HTTP EQIV। ये एक टैग है, मतलब ये आपको यूज करना है, कीवर्ड है। और XUA कंपैटिबल बनाना पड़ेगा और कंटेंट में इंटरनेट एक्सप्लोरर इज इक्वल टू एज। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आज की डेट में जो विंडोज की लेटेस्ट वर्जन है वो आपका एज को सपोर्ट करता है, वो एज दे रहा है डिफॉल्ट ब्राउजर, इसलिए आपने लिखा है। हालांकि आप उसे ब्राउजर के लिए क्रोम पे भी चला सकते हैं। खैर, टाइटल दे दिया हमने फॉर्म वैलिडेशन और उसके बाद में हम सबसे पहले करी बात स्टाइलिंग की। अब स्टाइल हम किस चीज का करेंगे, जाहिर सी बात है हर उस चीज का स्टाइल का डिफाइन करेंगे जो जो चीजें हमारे फॉर्म में होंगी। तो फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स है हमारी, फॉर्म में जो जो फील्ड है उनके लिए हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो जो जो फील्ड है, जैसे बॉडी टैग तो होगा ही होगा, फिर कहीं ना कहीं उसमें फॉर्म टैग होगा, हमने कुछ लेबल्स यूज किए होंगे, कुछ इनपुट वैल्यूज ले रहे होंगे, तो उन सब की स्टाइलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट अपने स्टाइल्स यूज किए। जैसे बॉडी टैग के लिए हमने मार्जिन डिफाइन कर दिए, फॉन्ट फैमिली हमने फॉन्ट का नाम लिख दिया है, फॉन्ट का साइज लिख दिया है और लाइन की हाइट और फॉन्ट का वेट लिख दिया है। फिर कलर, हमने एक कलर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें एक यहाँ पर देना है फॉन्ट के लिए, ये लिखा जाता है डैश वेबकिट फॉन्ट स्मूथिंग, यानी फॉन्ट का ये स्टाइल ही है। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं हो जाएगा, डेटा आपका एज इट इज एक्सेप्ट होगा, लेकिन ये फॉन्ट को स्मूथ करने के लिए, मतलब स्मूथ फॉन्ट्स यूज होते हैं। और आपकी बॉडी का बैकग्राउंड किस कलर का हो वो कलर यहाँ पर हमने दे दिया है। ठीक है,
अब इसके बाद में DIV ब्लॉक के लिए, स्पैन टैग के लिए, फॉर्म टैग के लिए, लेबल के लिए और इनपुट और P टैग के लिए हमने यहाँ पे उसकी डिफाइन करिए स्टाइल। बॉक्स साइजिंग हमने बनाई है, बॉर्डर हो बॉक्स का और बॉक्स का बॉर्डर का कलर क्या हो, ब्लू हो, ये हमने बॉक्स के लिए डिफाइन करा। H1 टैग के लिए भी हमने उसका एक फॉन्ट साइज डिफाइन करा और लाइन की हाइट डिफाइन कर दी। P टैग के लिए भी हमने यहाँ पे मार्जिन दे दी। A टैग अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं तो A टैग के लिए भी हमने कलर यूज करा है। फिर डॉट सेंटर्ड, आपको याद है ना, डॉट आप यूज करते थे जब CSS में आपको बताया था, तो डॉट से आपने यहाँ पे क्लास बनाई है। एक सेंटर्ड क्लास है जिसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है। एक रैपर क्लास बनाई हुई है, उसके लिए मार्जिन और विड्थ डिफाइन की है। और एक लेबल क्लास बनाई है, उस लेबल क्लास के लिए भी मार्जिन, फॉन्ट साइज, लाइन का हाइट, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में हो, लेटर के बीच स्पेसिंग, दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग कितने पिक्सेल्स की हो, फॉन्ट का वेट क्या हो, फॉन्ट का कलर क्या हो और डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी ब्लॉक साइज डाल दिया। फॉर्म इनपुट, जो फॉर्म टैग हम बना के लाए हैं उसके लिए हमने फॉर्म लेबल जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए फॉर्म इनपुट रैप, उसकी पोजीशन रिलेटिव डाली है और यहाँ पर उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी है। सिलेक्ट करने के लिए पोजीशन रिलेटिव, फिर डॉट इनपुट के लिए यहाँ भी वही बॉर्डर, कलर, लाइन का वेट, लाइन का हाइट, डिस्प्ले, बैकग्राउंड कलर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एरर्ड। एरर्ड में क्या हो, बॉर्डर कलर ऐसा हो और बैकग्राउंड कलर ऐसी हो। इनपुट फोकस, हालांकि ये चीज अभी दिखेगी नहीं है, यहाँ एरर वाली चीजें तो आपको दिखेंगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमने JS का अभी कोड, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखा नहीं, मतलब कोई एरनियस डेटा हम डालते तब ये चीजें दिखाई देंगी। फिर यहाँ पर इनपुट फोकस, बॉर्डर कलर ये हो, आउटलाइन नहीं चाहिए। एरर होने पर क्या हो, ये हो, टॉप हमारा ये हो जाए, फॉन्ट का साइज इतना बड़ा हो जाए, लाइन की हाइट इतनी हो जाए, टेक्स्ट राइट में अलाइन हो जाए, फॉन्ट का वेट 600, कलर ये हो जाए, डिस्प्ले ये हो जाए। अब हमने अगर बटन बनाए हैं अपने इस फॉर्म के अंदर, तो उन बटन्स की हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करी और बटन को हॉवर करने पर क्या हो, बैकग्राउंड का कलर ये हो जाए। ये सब चीजें कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, ये सब चीजें आप CSS में कर चुके हैं, वही चीजें हमने यहाँ पर यूज की हैं, क्योंकि ये हम पूरा का पूरा हेड टैग के अंदर अपना स्टाइल दे रहे थे। तो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखा था, स्टाइल टैग लास्ट में क्लोज किया और यहाँ पर हेड टैग को क्लोज कर दिया। बस इतना काम यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। अब आप बॉडी टैग में आ जाइए, क्योंकि बॉडी टैग में आपको फॉर्म बनाना है और सारी चीजें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक DIV बनाया और क्लास में बना दी रैपर। ये रैपर क्लास देखिए, आपने देखा होगा, ये यहाँ पर दिख रही थी आपको, ये तो क्लास नेम दिया है, तभी हम यहाँ पर जो है उसको डॉट से लगा रहे हैं, क्योंकि क्लास होती है तभी डॉट के साथ दी जाती है। फिर यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी, फिल योर डिटेल्स, H1 टैग के अंदर। फॉर्म का नाम डाल दिया माई फॉर्म और यहाँ पर जो है अपना आगे प्रॉपर्टीज डाल दी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म इनपुट रैप, हमने जो क्लास लिखी है उसके लिए हमने कहा एक लेबल बनाया। लेबल किस नाम से बनाया, उसका माई इनपुट 1 के नाम से बनाया। और इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड, मतलब सबसे पहली जो हेडिंग आपको दिखाई देगी वो आपके फॉर्म में ये एक लेबल बनाया, वो लेबल दिखाई देगा और आप उसके अंदर अपना डेटा फीड करेंगे। ठीक, उसके बाद में जो है फिर आपका वो डेटा आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट करो। उसके लिए नाम क्या डाल दिया, माई इनपुट 1, वही नाम जो यहाँ दिया वही नाम यहाँ दिया और ID हमने बना दी माई इनपुट और क्लास बना दी इनपुट, क्योंकि हमें उसमें इनपुट लेना है। ये एक्सेप्ट किया क्योंकि इनपुट टैग के अंदर ही आप इसे यूज करेंगे। DIV ब्लॉक बंद कर दिया। अब नेक्स्ट फिर हम क्या लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड में, मतलब क्या करेगा बंदा, वो अपना जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है वो डालेगा, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी, उसको कोई चॉइस नहीं दे रहे, बॉक्स बन के आएगा, उसमें अपने हिसाब से वो लिखेगा। फिर उसके बाद में उसका फुल नेम मांगना है, उस नेम के लिए हम ID बना के आए हैं यहाँ पे माई इनपुट 2 और वही हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पे ये आपका जो है फुल नेम मांगेगा, यूजर का पूरा नाम उसको देना होगा। उसके बाद में तीसरा फिर हमने यहाँ पर बनाया है एज फील्ड, यानी आप अपना एज डालिए, हम यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर एज, ये हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। और एज मांग ली। एज के लिए हमने क्या बनाया, टाइप टेक्स्ट है, यानी बॉक्स होगा टेक्स्ट का और उसकी ID हमने माई इनपुट 3 दे दी। ऊपर माई इनपुट 1 दे के आए थे, दूसरे नंबर पे माई इनपुट 2 दे के आए थे, जहां पर हम उनका नाम मांग रहे थे। सबसे पहले टॉपिक फील्ड के लिए माई इनपुट 1, नाम के लिए माई इनपुट 2
और एज के लिए माई इनपुट 3 नाम की एक आईडी हम बना के आए। फिर हमने ईमेल मांगा कि आपका ईमेल एंटर करें, एंटर योर ईमेल आईडी। ये हमने उनकी ईमेल आईडी मांग ली। यहाँ पर इस तरह से काम ये हो गया। इसके लिए आईडी बनाई माई इनपुट 4। उसके बाद में यहाँ पर अब हमें चॉइसेस देनी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कुछ उसकी क्वालिफिकेशन मांगनी है। तो क्वालिफिकेशन मांगने के लिए तो हमने दे दिया कि आपको क्वालिफिकेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन उसकी डालने के लिए हमको ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि प्लीज एंटर योर क्वालिफिकेशन, इनपुट ले लिया और उसकी आईडी बना दी माई इनपुट 5। लेकिन अब चॉइस देनी है, क्योंकि चॉइस में मतलब एक तरीके का ड्रॉप डाउन बटन बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके उसे चॉइसेस मिले। ये काम करना है तो आपको याद होगा सिलेक्ट टैग आप HTML में यूज करते थे, वही सिलेक्ट टैग यहाँ पे यूज किया है और ऑप्शन का उसके अंदर यूज किया है। और 5 चॉइसेस हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5, बिलो 10, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। और इसके बाद ये DY भी बंद करा। अब लास्ट में फाइनली हमें क्या चाहिए, फाइनली हमको चाहिए एक सबमिट का बटन। तो एक DIV ब्लॉक के अंदर सबमिट का बटन भी यहाँ पर डाल दिया और इसके बाद फॉर्म टैग हमने क्लोज कर दिया। फॉर्म का काम हो गया। अब आपको सिर्फ क्या करना रह गया, आपको अब यहाँ पर जो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट की फाइल बना करके यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी। और स्क्रिप्ट का सोर्स आप कहाँ से ला रहे हैं, उस जावास्क्रिप्ट की फाइल से ला रहे हैं। जिस नाम से भी फाइल सेव करी है वो नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। वो नाम आपकी मर्जी का होगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो नाम अभी फाइल का सिलेक्ट किया हुआ है, इस नाम की फाइल सेव उसी फोल्डर में होगी जहां पर आप ये HTML का डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। इनका नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो ये तो हमने यहाँ पे सोर्स लिया है स्क्रिप्ट का। अब आगे हमें क्या करना है कि हमें चेक भी करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और माई फॉर्म नाम की जो हमारी आईडी बनी हुई है फॉर्म के लिए, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ये लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप कोई मतलब चांस वो लेते हैं, चेक करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, तो आपको ये डेटा ऐसे ही मतलब एक्सेप्ट करना होगा। तो कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं। जिस नाम से फॉर्म बनाया है, माई फॉर्म हमारे फॉर्म का नाम है। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि माई फॉर्म ही नाम है, ये देखिए फॉर्म जहाँ से क्रिएट हुआ है तो फॉर्म का नाम हमने क्या दिया हुआ है, माई फॉर्म। तो जो नाम वहां लिखा है वही नाम हमने यहाँ लिख दिया, माई फॉर्म इज इक्वल टू क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फॉर्म नॉट नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म, सॉरी फॉर्म नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म। मतलब ये कंफर्म कर दिया कि उसी फॉर्म को आप पिक करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा जिस फॉर्म का नाम माई फॉर्म। और उसमें करना क्या है, सबमिट बटन के लिए हम इवेंट जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है माई फॉर्म, ये हमारे फॉर्म का नाम है। डॉट एड इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है जिसमें सबमिट बटन के लिए उसमें हमने इवेंट जनरेट किया है। और सबमिट पर क्लिक करते ही क्या हो, फंक्शन हमारा जो है वो एक्टिवेट हो जाए, फंक्शन एक्टिवेट हो जाए, ये हमने यहाँ पर इसमें लिखा है। और इस फंक्शन के अंदर हमने एक कीवर्ड डाला हुआ है इवेंट। तो इस तरीके से इतनी चीज हम जो है यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसको करने से क्या हो जाएगा कि अब ये जो हमारा कंटेंट है, आपका कंटेंट जो है ये इस तरह से यहाँ आएगा। और 1 सेकेंड, इवेंट कलर, इवेंट फंक्शन और इवेंट, मतलब इवेंट हमारा जो है वो आर्ग्यूमेंट जाएगी इवेंट के फॉर्म में उस फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन हमारा एक्टिवेट होगा। तो ये हमने यहाँ पर लगाया। और इसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन का देखिए ब्रैकेट यहाँ खुला हुआ है अभी, है ना। अब क्या है, अब हमने कहा अगर इफ वैलिडेटर डॉट चेक फॉर्म इवेंट डॉट टारगेट, और ये वैलिडेटर क्या है, ये वैलिडेटर हमारा एक वेरिएबल है। ये हम जावास्क्रिप्ट में जब अपना कोड लिखेंगे तो वहां पर सबसे पहले हम यही जनरेट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में। जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड बनाएंगे तो हम सबसे पहले यही जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया है और इसको जो है हम यूज करेंगे कि जैसे ही अगर वैलिडेट करो, चेक करो, और वैलिडेशन चेक करने पर अगर सब चीजें ठीक हो
तो ही आपका काम करे, आपकी फॉर्म की प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, नहीं तो प्रोसेसिंग शुरू ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है सबसे पहले वहां पर एक वैलिडेटर नाम का फंक्शन हम बनाएंगे, तो वही फंक्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वैलिडेटर फंक्शन के थ्रू जो फॉर्म हम चेक कर रहे हैं वो अगर सही है, अगर वैलिडेट हो रहा है, तो कंटिन्यू प्रोसेसिंग द फॉर्म, फॉर्म को कंटिन्यू मतलब ये एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद में डिफॉल्ट सेटिंग्स हमारी जो है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट की जितनी भी सेटिंग्स डिफॉल्ट है वो सेव हो जाए। और इसके लास्ट में हमने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बाद में टीआईवी टैग को क्लोज किया और बॉडी टैग को क्लोज करके एचटीएमएल टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पर बस इतना है कि ये जो चीज हमने की है, इसके लिए जो ये फाइल का नाम दिया है, इस नाम की फाइल अभी हमने नहीं बनाई है, ये आपको बनानी है। आप बनाइएगा और आप अगर ना रन कर पाए तो हमें बताइएगा, तो हम इस चीज को आपको दिखा देंगे। अदरवाइज सपोज हमने ये फाइल नहीं बनाई है तो क्या हम अपने इस कंटेंट को रन कराएंगे? बिल्कुल रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे हम, और यहाँ से हम फॉर्म वैलिडेशन डॉट एचटीएमएल, ये देखिए हमारी फाइल बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम ब्राउजर विंडो में जाएंगे। जैसे हम ब्राउजर विंडो में आए, देखिए अब ये आपको अपना फॉर्म यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, सारा अलाइनमेंट सेंटर वेंटर दिया हुआ था, ये बैकग्राउंड का कलर जो बॉडी टैग में दिया था स्टाइल टैग के अंदर, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिए थे वो सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब सबसे पहले आपने देखा होगा, आपको याद होगा, हम बता दें यहाँ पे 1 सेकेंड कि ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले यही तो लिखा हुआ था, इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड, है ना। माई इनपुट 1 में हमने इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड लिखा हुआ था, तो वही इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड जो है हमको यहाँ भी लेना है। तो ये चीज यहीं पर तभी दिख रही है हमको जब हम इसे यहाँ देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड आप क्लिक करेंगे, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है और बॉक्स में ये कंटेंट ऐसा लिखा जा रहा है। इसकी डिजाइनिंग कहाँ हुई है? इसकी डिजाइनिंग हुई है यहाँ पर, को हम रिस्टोर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर बना है इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड, ये फॉर्म में हम यहाँ बना रहे हैं, और माई इनपुट 1 इसकी आईडी है। और इस चीज के लिए हमने यहाँ पे कहाँ किया हुआ है, जी इनपुट पैडिंग, है ना, कि गैप कितना रहे। तो फॉर्म के इनपुट की पैडिंग के लिए ये जो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए इतना सारा गैप है, कर्सर के ऊपर भी गैप है, लेफ्ट में भी गैप है, तो ये पैडिंग वगैरह आप वहां डिसाइड करके आए, ये है। तो फिलहाल मान लीजिए हमने लिख दिया कि हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक फील्ड है, टॉपिक फील्ड है कंप्यूटर साइंस, ये हमने लिख दिया। अब क्या, फुल नेम, तो यहाँ पर आपको जो है अपना पूरा नाम लिखना है। तो मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर एंटर योर एज, तो मैंने अपनी एज लिख दी। एंटर योर मेल आईडी, यहाँ हमने अपनी मेल आईडी डाल दी। ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, चूज योर क्वालिफिकेशन, मतलब आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे चॉइसेस दिखने लगेंगी। अब ये चॉइसेस आपको यहाँ पे कहाँ से मिल रही है? ये तभी मिल रही है जो आप सिलेक्ट टैग बना करके आए, ये वाला, ये जो आपने पूरा इतना काम किया उसी से आपको यहाँ पे ये मिल रहा है ये। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिल रही है आपको, बिलो 10th, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट डाल दिया और अब हम यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर हमारा डेटा यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे होते, आपका वेब सर्वर पे कनेक्शन होता, तो ये डेटा आपका स्टोर हो जाता, लेकिन फिलहाल डेटा आपका सक्सेसफुली चला गया। हाँ, ये बात अलग है कि अभी HTML में जब हम काम करते हैं और मान लीजिए हमने किसी भी बॉक्स के अंदर कोई भी कंटेंट भरा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन बिना कुछ लिखे भी हम यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं, तो क्या है कि कोई एरर नहीं जनरेट हो रही है, क्योंकि HTML में आप ये वैलिडेशन कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड उसमें इंक्लूड ना करना पड़े। तो वो काम जब आपको करना होता है तो उसके लिए फिर आप जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं, जैसे आपको दिखाया वो JS वाली फाइल। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इतना ऐसा नहीं है, आपका कंटेंट सेव हो रहा है, सॉरी कंटेंट आपका स्टोर हो रहा है, फीड हो रहा है, लेकिन एक तो यही चीज है कि आपको उसकी डेटा को सेव करना है, प्लस आप उसकी वैलिडिटी को भी चेक करना चाहते हैं। तो वो वैलिडेशन चेक करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना होगा। जो भी आप कोड लिखेंगे उस कोड को लिखने के बाद आपको उसी लोकेशन पर फाइल सेव करनी है जिस लोकेशन पे आपने अपना HTML डॉक्यूमेंट बनाया है। क्यों? क्योंकि नाम आपने फाइल का यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये जो नाम है आप भी अपने कंप्यूटर में यदि यही नाम लिखते हैं तो सेव करते समय जावास्क्रिप्ट के कोड को भी आप सेव करेंगे
तो यही नाम देंगे, मतलब जो नाम यहाँ देंगे वही वहां देना है। तो उससे आपको बस ये पता चलेगा कि जब भी कोई आप ऐसा इनपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मतलब रिक्वायर्ड जो भी चॉइस है उसके हिसाब से अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इनपुट नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ पर आपको आपको बताएगा कि आप ऐसा करिए, आपने अपना ये डेटा नहीं दिया है, आपने उसको ब्लॉक छोड़ दिया है, आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी है ये बॉक्स, वो सब चीजें बता रहा है। बाकी जो है आप फॉर्म वैलिडेशन की बात अगर करते हैं तो इतना ही फॉर्म वैलिडेशन है। वैलिडेशन तो कल ही हो गया था कि चीजों को चेक करना, नंबर को या स्ट्रिंग को, और दोनों फंक्शन और ऑपरेटर से बता चुके थे। क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ था, इसीलिए ये एग्जाम्पल ही हमने आपकी बुक से ही लेकर के उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन खत्म हो गया है। फॉर्म वैलिडेशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक जो कि अर्चना ने बताया था हमें कि ग्रिड हमने नहीं बताया है, तो हम ग्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रिड देखा जाए तो ग्रिड एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ग्रिड के अलावा हम बहुत सारी चीजें जो है वो हम सीएसएस में या फ्रेमवर्क में कर चुके हैं और हमारी जरूरतें उनसे भी पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी ग्रिड एक्चुअली होता क्या है? ग्रिड का मतलब ही होता है कि रो और कॉलम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जिसे हम ग्रिड कहते हैं। तो जब हम सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस में जो ग्रिड का स्ट्रक्चर होता है वो बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम्स को सपोर्ट करता है, यानी आप उसमें कितने कॉलम्स बना सकते हैं? 12 कॉलम बना सकते हैं। और अगर आप 12 कॉलम में बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हर रो में 12 कॉलम हो सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉलम का काउंट लेते हैं तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलम का काउंट मतलब लेते किस आधार पर है? कॉलम का काउंट इसी आधार पर लेते हैं कि आप कितनी स्क्रीन में आप अपने कंटेंट को शेयर करना चाहते हैं, किस स्क्रीन साइज पर आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई वेब पेज देखते हैं तो हर बार वेब पेज को अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही नहीं देखते हैं। किसी वेब पेज को देखने के लिए आप डिफरेंट साइज की स्क्रीन का यूज करते हैं। और वो डिफरेंट साइज की स्क्रीन कौन कौन सी हो सकती हैं? वो 3 स्क्रीन होती हैं। एक होती है छोटी स्क्रीन, एक होती है मीडियम साइज स्क्रीन, और एक होती है आपकी लार्ज साइज स्क्रीन। स्मॉल साइज स्क्रीन में क्या आता है आपका? स्मॉल साइज स्क्रीन में आते हैं आपके मोबाइल्स। मीडियम साइज स्क्रीन में जैसे टैबलेट हो गया आपका, तो टैबलेट की अच्छी खासी स्क्रीन होती है, अच्छा खासा साइज होता है और मोबाइल के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। और लार्ज स्क्रीन में आपके कंप्यूटर्स की स्क्रीन आती है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो। तो इस तरीके की स्क्रीन पर अगर आप कोई एक ग्रिड का लेआउट दिखाना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए आपको रो और कॉलम क्लास W3 की यूज करनी पड़ती है। एक रिस्पॉन्सिव लेआउट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ही यही है कि स्क्रीन के साइज के चेंज होने पर वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करे। यानी आप उस कंटेंट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हो या मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको दोनों को में ही अपने कंटेंट को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आज की डेट में हर समय हम अपना लैपटॉप लेकर के नहीं घूम रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल एक ऐसा साथ, मतलब हमारे पास एक हमारी ऐसी कहना चाहिए कि एक ऐसी एक्सेसरी है जिसे हम हर समय अपने हाथ में रखते हैं। ऑफिस में हो कि हम कहीं मूवी देखने जा रहे हो या तो फिर हम कहीं डिनर के लिए किसी मील के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपके पास मोबाइल हमेशा होता है। तो अब कोई स्क्रीन, आप छोटी सी स्क्रीन पे भी अपनी वेबसाइट देख रहे होते हैं और बड़ी स्क्रीन पे भी देखते हैं। तो एक अच्छी एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का ये एग्जाम्पल है कि अगर आप देखें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के लिए आप ग्रिड्स का यूज करते हैं और ग्रिड्स में जो है आप रो और कॉलम की एक ग्रिड बनाते हैं। एक रो जब क्रिएट की जाती है तो उसके लिए W3 रो क्लास यूज की जाती है और कॉलम क्रिएट करने के लिए W3 कॉलम क्लास यूज की जाती है। इसके लिए भी आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि क्लास का नाम जो है, स्मॉल साइज की क्लास का नाम S से शुरू होगा, मीडियम क्लास के लिए जब आप लिखेंगे तो M से शुरू होगा, और लार्ज क्लास के लिए यानी बड़े साइज की स्क्रीन के लिए आप लार्ज क्लास L अल्फाबेट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये एक फाइल यहाँ पर बनी है, हालांकि अभी ये पूरी नहीं बनी हुई है आपकी। तो यहाँ पर जो है पहले हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी अगर अपना वो बनाना है, क्या नाम है, जो भी अपना ये ग्रिड बनानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, मतलब वही आप अपना लेकर के आएंगे और इसे यहाँ से ही कर देते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू
डिवाइस, डिवाइस विथ इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। अभी अब यहाँ पे हम लिंक में सबसे पहले तो रिलेशनशिप किस तरीके की फाइल है, स्टाइल शीट है। और अब हम यहाँ पर अपनी फाइल का लिंक लाएंगे। कौन सी फाइल, जो हमने CSS नाम की फाइल बनाई होगी, CSS में कोई फाइल हमने क्रिएट की होगी। फिलहाल हमने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं की है, तो हम इंटरनेट की एक फाइल ले ले रहे हैं फिलहाल। उसी का हम एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पे, http://w3schools.com/w3.css। ये लिखा हमने लिंक और यहाँ पर अपना टैग क्लोज कर दिया। ये हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में अब हम हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। बॉडी टैग में हमने सबसे पहले आपको बताया कि रो के लिए रो क्लास चाहिए होगी और कॉलम के लिए कॉलम क्लास चाहिए होती है आपको। तो हम पहले रो की बात कर रहे थे, यहाँ पे div एक टैग बनाया और क्लास में w3 रो क्लास यूज किया। अब यहाँ पर हमें कॉलम क्लास के लिए col क्लास चाहिए होगी। और अभी जैसे आपको बताया हमने कि स्मॉल क्लास के लिए, स्मॉल साइज की क्लास के लिए आप s, मीडियम साइज की क्लास के लिए m और लार्ज साइज की क्लास के लिए आप l यूज करते हैं। तो यहाँ मीडियम के लिए हमने बता दिया 6 और यहाँ पर जो है L2 लिख दिया है और हमने कलर दे दिया है रेड। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे, टोटल 12 कॉलम बनेंगे, पूरे 12 कॉलम बनेंगे छोटी स्क्रीन पर आपके। और मीडियम साइज की स्क्रीन पे कितने बनेंगे, मीडियम साइज की स्क्रीन पे 6 कॉलम बनेंगे और बड़े साइज की स्क्रीन पर कितने कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 12 है तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है अपने आप ही 12 कॉलम देता है। ये लिखा। इसी तरीके से एक हमने यहाँ पर केवल कॉलम क्लास के लिए बनाया है, तो w3 कॉलम मीडियम साइज पर ये आपको 6 स्क्रीन दिखाएगा और बड़ी वाली जो है उस पर आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर 10 कॉलम्स बड़े साइज की स्क्रीन पर दिखाएगा, मीडियम पर आपको इतने दिखाएगा और 12 जो है अपने स्मॉल स्क्रीन की साइज पर दिखाएगा। फिलहाल तो खैर हमारे पास यही स्क्रीन है, डेस्कटॉप पे ही हम देख रहे हैं। हम इसे सेव करेंगे और यहाँ आएंगे। क्या छूट गया है, ये देखिए, है ना। तो एक हमारा ब्लॉक है जिसमें पूरे 12 कॉलम कवर कर रहा है और एक है जिसमें आपके जो है यहाँ पर छोटी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर अब इस पेज को आप देखें और अब ब्राउजर का साइज हम यहाँ पे छोटा करते हैं, जैसे अगर मोबाइल का साइज रख लेते हैं, ये देखिए हम इसको जो है और छोटा कर देते हैं। समझ लीजिए इतना चौड़ा कर दिया कि बिल्कुल एक मोबाइल के जितना हो गया ये। तो देखिए तब भी ये आपको जो है कंटेंट इस तरह से दिखा रहा है। तो ये कॉलम वाइज आपके डेटा को डिवाइड करता है, इसके लिए आप यूज करते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, आपके उसमें भी कोड यही दिया हुआ है। इस कोड को आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इक्वल कॉलम्स बनाएं, आप अनइक्वल कॉलम्स या अनइवन रोज भी बना सकते हैं। उसके भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी आपका जो है ये पूरा का पूरा हमारा जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है ये पूरा आपका खत्म हो चुका है। मतलब हम जो है अपना वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं, पूरा का पूरा कंटेंट हमारा खत्म हो चुका है। अब मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोटो एडिटिंग। तो उसके लिए अपने अपने सिस्टम में आप लोग फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा।
ताकि आप लोग भी वो प्रैक्टिकल कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।